नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैं आपको एक सीक्वेंस में एक क्रम से वाक्य चैप्टर को लेकर के आपको मैं टीच कर रहा हूं, आपको मैं पढ़ा रहा हूं। तो उसी सिलसिले में आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इसके पहले जो मैंने इस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि यह जो वाक्य होता है, वाक्य का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वर्ण या ध्वनि, ध्वनि से जो बड़ी इकाई है अक्षर, अक्षर से जो बड़ी इकाई है शब्द या पद, शब्द से जो बड़ी इकाई है पदबंध, पदबंध से जो बड़ी इकाई है उपवाक्य, और उपवाक्य से जो बड़ी इकाई है वाक्य। तो इस प्रकार से मैंने आपको वाक्य के विषय में बताया था। फिर मैंने आपको उस वीडियो में बताया था वाक्य की डेफिनेशन क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है, या फिर अब मैंने नेक्स्ट बताया था आपको वाक्य के अंग क्या होते हैं। कोई वाक्य होगा तो उस वाक्य में क्या क्या अंग होंगे। फिर मैं आपको बताया था कि वाक्य के भेद क्या क्या हैं। तो उसी भेद में मैंने आपको बताया था रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं तो हम आपको रचना के आधार पर जो भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, हम उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। और आप थोड़ा सा धैर्य रख करके इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। चूँकि हम आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहे हैं, भी हम आपको एक क्लास दे रहे हैं, मतलब हम आपको टीच कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ट्रिक हम लास्ट में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर हमारा हर काम ट्रिक से हो जाए तो फिर हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है या किसी से पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो इसका अपना एक इम्पॉर्टेंस है, अपना एक महत्व है। जिस आप रूल्स को समझेंगे, ग्रामर का जो रूल्स है, रूल्स को समझेंगे तो आपके किसी भी प्रश्न के सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी जो है मैक्सिमम हो जाएगी। ट्रिक से हम समझते हैं तो ट्रिक से मतलब कोई चीज़ बहुत आसानी से जल्दी से आ जाता है, लेकिन 100% आ जाएगा इसकी गारंटी नहीं होती है। जो धन जैसे आवत हैं सो धन वैसे जात। अगर आप इसको थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक से पढ़ेंगे तो जैसे आसानी समझ में आएगा, फिर वैसे भूल भी जाते हैं अगर हम उसको रिवीजन नहीं करते रहते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कि उसका विरोधी हूँ, लेकिन हमको ये पता है सफलता के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सरल वाक्य। तो सबसे पहले देखते हैं सरल वाक्य की परिभाषा क्या है, किसको आप सरल वाक्य कहेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा गया है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। तो इस परिभाषा की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह विशेषता यह है कि इसमें एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। तो उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, इसके विषय मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बताया है। फिर भी एक बार आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं। जब कोई सेंटेंस लिखा जाएगा, जब कोई वाक्य लिखा जाएगा, तो वाक्य में हम जिसके विषय में चर्चा कर रहे होंगे, हम जिसके विषय में बता रहे होंगे, मतलब उस वाक्य का जो कर्ता होगा उसी को उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य के कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। और कर्ता के विषय में कहने का अर्थ क्या है कि इसी उद्देश्य के विषय में जो जानकारी आपको दी जाती है उसे विधेय कहा जाता है। तो सबसे पहले उद्देश्य किसे कहते हैं, कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। और कर्ता जो क्रिया कर रहा होगा उसे हम विधेय कहते हैं। और अगर परिभाषा में जब इसको हम बताएंगे तो यह कहेंगे जिसके विषय में बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो बताया जाता है
उसे हम विधेय कहते हैं। आइए देखते हैं, फिर कहा जा रहा है कि ऐसे वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है। तो महत्वपूर्ण बात यह है, ऐसे वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है, तो ये नहीं कहा जा रहा है कि अन्य क्रियाएं नहीं होंगी, अन्य सहायक क्रियाएं भी हो सकती हैं, लेकिन एक मुख्य क्रिया होगी। एक क्या होगा? मुख्य क्रिया होगी। लेकिन कहीं पर ये मना नहीं कर रहा है कि मुख्य क्रिया होगी तो कोई सहायक क्रिया नहीं होगी, मतलब उसके साथ सहायक क्रिया भी हो सकता है, सहायक क्रियाएं हो सकती हैं। तो एक परिभाषा की बात हो गई। आइए आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि परिभाषा कहना क्या चाह रही है। परिभाषा दिया, एग्जाम्पल दिया गया, वे महर्षि हैं। वे क्या हैं? महर्षि हैं। तो देखिए वे महर्षि हैं, इसमें उद्देश्य वे महर्षि और विधेय है। क्या है? है। तो अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन पांचों एग्जाम्पल में, इन पांचों उदाहरणों में देखिए वे महर्षि हैं, यहाँ पे क्रिया क्या है? हैं। वह घर जाता है, इसमें क्रिया क्या है? जाता है। संस्कार जा रहा होगा, इसमें क्रिया क्या है? जा रहा होगा। अगला एग्जाम्पल है, संस्कार भागता जा रहा था। संस्कार भागता जा रहा था। तो इसमें देखिए 1 क्रिया, 2 क्रिया, 3 क्रिया, 4 क्रिया। भागना, जाना या जा, रहना, रहा, था, ये सभी क्रियाएं हैं, तो 4 क्रियाएं। अगला है, संस्कार भोजन करता चला जा रहा था। तो करता चला जा रहा था, कितनी क्रिया हो गई? 5 क्रिया हो गई। तो आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि सरल वाक्य जो होगा उसमें एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। और उसके बाद जब उसको मतलब आपको और समझाने का प्रयास किया जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि इसमें जो क्रिया होगी एक मुख्य क्रिया होगी, उसके साथ साथ कई अन्य सहायक क्रियाएं हो भी सकती हैं आवश्यकता अनुसार, नहीं आवश्यकता है नहीं होंगी, कोई ज़रूरी नहीं एक हो ही, लेकिन कोई ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम नहीं लगा सकते हैं। दोनों की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। एक ही क्रिया से काम चल सकता है, जैसे आपने देखा यहाँ पर, फिर 2 क्रिया, फिर 3 क्रिया, फिर 4 क्रिया, फिर 5 क्रिया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, नहीं मतलब कि कम से भी काम चल जाएगा, ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो हम ज़्यादा का भी यूज करेंगे। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है नोट में, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्रियापदों की संख्या 1 या एक मुख्य क्रिया के साथ 4-5 सहायक क्रियाओं तक को भी जोड़ा जा सकता है। तो जो बात यहाँ पे कही समझाई गई वही बात आपको नोट में बताया जा रहा है। क्रियापदों की संख्या 1, क्रियापदों की संख्या 1 या फिर मुख्य क्रिया के साथ 4-5 सहायक क्रियाएं जोड़ी जा सकती हैं। तो इसमें मुख्य क्रिया के साथ 4-5 सहायक क्रियाएं क्या की गई हैं? जोड़ी गई हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मतलब इतना समझने के बाद सिर्फ आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि सरल वाक्य हमेशा सरल नहीं होता है। आपको अच्छे एग्जाम में सरल वाक्य ही फंसा सकता है। सरल वाक्य देखने में कठिन भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो आइए देखते हैं आगे हम और क्या सीखते हैं और क्या जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। किसान रोटी खाकर खेत जाता है, संस्कार पढ़कर खाएगा, वह गाकर, हंसकर, रीझकर और मुस्कुराकर सबका दिल जीत लेता है। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसको समझना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कहा जा रहा है कि किसान रोटी खाकर
खेत जाता है। तो देखिए रोटी खाना क्रिया है कि नहीं है, रोटी खाना क्रिया है। फिर कह रहे हैं खेत जाता है, यहाँ भी क्रिया है। अब देखिए ऐसा वाक्य है जिसमें दो दो क्रियाएं हैं, ऐसा वाक्य जिसमें दो दो क्रियाएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों क्रियाएं मुख्य नहीं हैं। इसमें एक क्रिया मुख्य है और एक क्रिया जो है वो सहायक है। तो सरल सेंटेंस जो होंगे, सिंपल सेंटेंस जो होंगे, साधारण वाक्य जो होंगे, उसमें बताया गया आपको कि क्रियाएं एक मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाएं जोड़ी जा सकती हैं। तो वही यहाँ किया गया। यहाँ पे दो क्रियाएं हैं, लेकिन एक मुख्य क्रिया है और एक सहायक क्रिया है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। संस्कार पढ़कर खाएगा, संस्कार पढ़कर खाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर पढ़कर, पढ़कर बताइए क्रिया है कि नहीं है, पढ़ना क्रिया है कि नहीं है, पढ़ना क्रिया है। तो पढ़कर खाएगा, खाना क्रिया कि नहीं है, खाना क्रिया है। तो इसमें भी देखिए दो दो क्रियाएं हैं, लेकिन फिर वह चीज़ है कि दोनों मुख्य क्रिया नहीं है, एक सहायक क्रिया है और एक मुख्य क्रिया है। तो अगर एक मुख्य क्रिया होगी तो वह सरल वाक्य होगा, एक मुख्य क्रिया होगी तो वह सरल वाक्य होगा। फिर देखिए तीसरा कहा जा रहा है, वह गाकर, हंसकर, रीझकर, वह, देखिएगा, वह गाकर, वह गाकर, हंसकर, रीझकर और मुस्कुराकर, 1, 2, 3 और 4 सबका दिल जीत लेता है। तो सबका दिल जीत लेता है, जीत लेना क्रिया कि नहीं है, क्रिया है। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में 5 क्रियाएं हैं, लेकिन फिर भी वाक्य कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें वीडियो देखने वाले काफ़ी लोग ऐसा सोच रहे होंगे, काफ़ी लोग मतलब कि जिन्होंने ट्रिक से पढ़ा होगा, वे इसको सरल वाक्य नहीं मानेंगे, वो सरल वाक्य मानने के लिए तैयार नहीं होंगे जो ट्रिक से पढ़े होंगे, क्योंकि इसमें एक शब्द आ गया और जो है वह परिचायक है किसका, संयुक्त वाक्य का। किसको इंडिकेट करता, और संयुक्त वाक्य को। लेकिन मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अगर किसी को ऐसा कन्फ्यूजन है तो जानते तो बहुत अच्छी बात है। तो यह जो और है और कंजक्शन है, यह दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। लेकिन समझना क्या है कि यह जो सेंटेंस है वह गाकर, हंसकर, रीझकर, मुस्कुराकर सबका दिल जीत लेता है। यहाँ पे गाना क्रिया है, हंसना क्रिया है, रीझना क्रिया है, मुस्कुराना क्रिया है। यह जो और है ना, यह इन्हीं क्रियाओं को जोड़ने के लिए दिखाया गया। ये जो ऊपर की 4 क्रियाएं हैं उसमें इसे जोड़ने के लिए यूज किया गया। और कहने का अर्थ एक बार फिर शांति समझिएगा कि यह जो और है यह दो वाक्यों को नहीं जोड़ रहा है, बल्कि दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए जब और का प्रयोग किया गया है तो वह संयुक्त वाक्य के लिए नहीं आया है। आई होप की बात समझ आ रही होगी। यह और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए नहीं आया है, बल्कि यह और दो शब्दों को जोड़ने के लिए आया है, गाकर, हंसकर, रीझकर और मुस्कुराकर। शायद बात समझ आ रही होगी। अब देखिए, अगर इसी जगह मान लीजिए और कहीं मान लीजिए एग्जाम्पल दें, आपसे कहें मोहन दिल्ली गया, मोहन दिल्ली गया, बताइए एक वाक्य है कि नहीं है, मोहन दिल्ली गया एक वाक्य है। ओके, मोहन दिल्ली गया और कुतुब मीनार देखा। तो
अब देखिए, मोहन दिल्ली गए एक वाक्य है, कुतुब मीनार देखा दूसरा वाक्य है, लेकिन दोनों को कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जा रहा है। वह कंजक्शन कौन सा है? और। तो जब दो वाक्यों को जोड़ेंगे तभी वह संयुक्त वाक्य होगा। दो शब्दों को जोड़ने से संयुक्त वाक्य नहीं होता है। जैसे अगर पढ़े होंगे जानते होंगे, दो वर्णों के मेल से संधि होती है, लेकिन दो शब्दों के मेल से समास होता है। जब दो शब्द मिलेंगे जो विकार उत्पन्न होगा तो समास होगा, लेकिन जब दो वर्ण मिलते हैं तो संधि होती है। वैसे यहाँ पर अगर दो शब्दों को जोड़ रहे हैं तो संयुक्त वाक्य नहीं होगा, बल्कि जब आप दो वाक्यों को जोड़ेंगे तब संयुक्त वाक्य होगा। इसलिए यहाँ पर जो और आया है, इसके बेस पर यह सेंटेंस संयुक्त वाक्य नहीं होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आगे चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताई गई, इसे समझना और आवश्यक है। तो करें इसमें मुख्य क्रिया की पहचान। हम कोई इसमें जैसे बताया गया है भाई, एक मुख्य क्रिया है और दूसरा जो है सहायक क्रिया है। दूसरे में भी दो दो क्रियाएं हैं तो कहा गया कि एक मुख्य क्रिया है और एक सहायक क्रिया है। तीसरे में जब आए तो बताया गया कि इसमें भाई पांच पांच क्रियाएं हैं, तो बताया गया कि एक मुख्य क्रिया है, बाकी सब सहायक क्रियाएं हैं। तो हम कैसे पता पाएंगे इसमें कौन मुख्य क्रिया है कौन सहायक क्रिया है? तो उसी को जानने के लिए हमने यहाँ पे दो बातें लिख रखी हैं। आइए समझते हैं, किसी सेंटेंस में अगर सरल वाक्य है तो कैसे पता पाएंगे कि इसमें कौन मुख्य क्रिया है कौन सहायक क्रिया है। तो देखिए, कह रहे हैं कि जिससे वाक्य समाप्त होता है वह मुख्य क्रिया होती है। मतलब वह क्रिया जिससे वाक्य समाप्त होता है उसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं। पहली पहचान। दूसरी पहचान, जिससे अर्थ को पूर्णता मिलती है उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। कोई जब हम सेंटेंस देंगे तो जो मुख्य क्रिया होगी वही क्रिया आने के बाद उस सेंटेंस का मेन अर्थ निकल के आएगा। अगर वो नहीं रहेगा तो उसका मेन अर्थ निकल करके नहीं आएगा। मैं कुछ व्यवहारिक चीज़ आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, उसको अगर देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम सभी, चाहे आप दर्शक हों मैं हूँ कोई भी होगा, तो सबका अपना एक परिवार होता है। सबका अपना एक परिवार होता है। तो परिवार में कोई न कोई मुखिया होता है। सपोज कीजिए आपके घर का या मेरे घर का जो मुखिया है वो चला जाए, परिवार से अलग हो जाए, तो बताइए कि हमको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? चूँकि हम अपने परिवार के मुखिया नहीं हैं, हमें वह चीज़ चलाना समझना नहीं आता है, तो बताइए प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? होगी। और हम मान लीजिए इस परिवार के सहायक हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम कुछ दे देते हैं, ले लेते हैं, तो बताइए हमारे चले जाने से क्या परिवार को कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर फर्क पड़ेगा भी तो रंच मात्र का, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन मुखिया के चले जाने से बहुत फर्क पड़ता है। तो जो मैंने अभी बताया, जो समझाया, आइए इसी के बेस पे हम यहाँ पे देखते हैं। जो मुखिया होगा, मतलब जो मुख्य क्या होगा, क्रिया होगी, उस क्रिया को आप हटा देंगे तो वो अपना इम्पोर्टेंस दिखाएगा। मतलब उसके हट जाने से वाक्य में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। लेकिन जो सहायक क्रियाएं हैं उनके हटाने से बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। अर्थात जब मुख्य क्रिया रहेगी तो मैनेज कर ले जाएगी। मतलब परिवार में अगर गार्जियंस में जो हमारे मुख्य कर्ता धर्ता हैं, अगर वो परिवार में हैं तो मेरे आ जाने से चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मुख्य क्रिया है
उसके जाने से वाक्य में अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और जो सहायक क्रिया है उसके जाने से उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, चूँकि मुख्य क्रिया जो है वह मैनेज कर लेती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उन एग्जाम्पलों को हम व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन मुख्य क्रिया है, कौन सहायक क्रिया है। रेडी? तो देखिए यहाँ पर दो क्रियाएं दी गई ना, किसान रोटी खाकर खेत जाता है। किसान रोटी खाकर खेत जाता है, तो दो क्रियाएं हैं। अब देखिए, सपोज करिए कि रोटी मेन क्रिया है, सपोज कीजिए कि रोटी मेन क्रिया है, या सपोज कीजिए कि जाता मेन क्रिया है। हम दोनों को टैली कर लेते हैं, हम ऐसे कोई चीज़ सपोज नहीं करेंगे बल्कि हम नियम से देखेंगे कौन इसमें मुख्य क्रिया है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि भाई रोटी खाकर के मेन क्रिया है, ऐसा मैंने मान ली सोचा, तो मैंने इसको क्या किया, रिमूव कर दिया। अब बताइए, किसान खेत जाता है, बताइए आपको सेंटेंस का अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? किसान खेत जाता है या किसान खेत में जाता है, सेंटेंस क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगला देखिए, किसान रोटी खाकर, किसान रोटी खाकर, अब इसको हटा देते हैं, जाता क्रिया दूसरी क्रिया थी, इसको हमने हटा दिया। अब बताइए वाक्य क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसान रोटी खाकर खेत, समझ आ रहा होगा कि यहाँ जब हमने रोटी खाकर हटाया तो किसान रोटी खाकर खेत जाता है। तो जब हमने क्या किया था, जब हमने रोटी खाकर हटाया था तब भी ये मेन क्रिया है, इसने अपने आप को नष्ट नहीं होने दिया। मतलब सेंटेंस के जो भी मीनिंग है उस मीनिंग को कहीं न कहीं बचा के रखा। लेकिन जब जाता है हटा देते हैं तो किसान रोटी खाकर खेत मीन्स उसका कोई अर्थ नहीं मिलता। तो यही बात कही गई थी। देखिए, जिससे वाक्य समाप्त होता है, समाप्त हो रहा है जाता से, एक बात। दूसरी बात, जिससे अर्थ को पूर्णता मिलती है, तो अर्थ से पूर्णता किसको मिल रही है, किसकी वजह से अर्थ को पूर्णता मिल रही है? जाता है की वजह से। अतः यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या हो गई? जाता है। तो किसान रोटी खाकर खेत जाता है। तो एक क्लियर हुआ ना, एक इसमें कौन मुख्य क्रिया है? जाता मुख्य क्रिया है। संस्कार पढ़कर खाएगा, संस्कार पढ़कर खाएगा, हमने मान ली इसको रिमूव किया। अब बताइए, संस्कार पढ़कर, वाक्य क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ। संस्कार पढ़कर खाएगा, चलिए तो हमने इसको रिमूव, एक क्रिया रिमूव कर दी, पढ़कर। अब देखिए, संस्कार खाएगा, मिल रहा कि नहीं मिल रहा है? तो इसका मतलब यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है? खाएगा। संस्कार पढ़कर खाएगा, यहाँ पे खाएगा क्या है? मुख्य क्रिया है, पढ़ना सहायक क्रिया हो गए। वैसे ही यहाँ पर देखिए, वह गाकर, हंसकर, रीझकर और मुस्कुराकर सबका दिल जीत लेता है। तो देखिए, चूँकि यहाँ मैंने समझा दिया, समझ में आ गया होगा। तो वह गाकर, हंसकर, रीझकर, मुस्कुराकर, चूँकि देखिए ये जो और आया था किसके लिए आया था? दो शब्दों को जोड़ने के लिए आया था, तो हम इसको भी हटा देंगे, चूँकि अब दो शब्द नहीं है तो इसका कोई यूज नहीं है। अब बताइए, वह सबका दिल जीत लेता है, बताइए क्लियर वाक्य है कि नहीं है? एक क्लियर वाक्य है कि नहीं है? तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई सेंटेंस आपको दिया गया होगा तो आप उस सेंटेंस को पहचान पाएंगे कि यह सरल वाक्य है, कि संयुक्त वाक्य है, कि मिश्रित वाक्य है। चूँकि मैंने अभी आपको इस वीडियो में सिर्फ एक वाक्य पढ़ाया है, सरल वाक्य। तो चूँकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 5 मिनट के वीडियो में ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ,
तो आप इसको जब पढ़े होंगे या पढ़ रहे हैं, इसको देखे होंगे, तो आपको कहीं न कहीं दिमाग में कॉन्सेप्ट बना होगा कि सरल वाक्य हम ऐसे ही देख करके आसानी से तुरंत नहीं डिसाइड कर सकते हैं। मतलब कि सरल वाक्य जो है बगैर पढ़े आप हमेशा ट्रिक के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो पॉसिबिलिटी रहेगी गलत भी हो सकता है। लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो एक तो बात क्लियर हो गई कि सरल वाक्य क्या होता है, हम उसे पहचान सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम उसको कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और देखिएगा, जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए गए थे ना, यहाँ पे कहीं पर कोई कंजक्शन नहीं था, और जो था वो शब्दों के लिए आया था, न कि वाक्य के लिए। तो चूंकि सरल वाक्य जो होता है उसमें एक ही वाक्य होता है। सरल वाक्य जो होगा हमेशा एक वाक्य होगा, उसमें कई वाक्यों को नहीं जोड़ा जाता है, जैसा कि मिश्रित वाक्य में और संयुक्त वाक्य में होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम ध्यान रखेंगे तो हम कभी भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। लेकिन मैं बहुत ही विश्वास साथ कहना चाहता हूँ कि जब आपका यह संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य ये आप सभी वीडियो देख लेंगे तो आपका सरल वाक्य से आपका वाक्य से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा लास्ट वीडियो होगा या जब अंत में हम आएंगे तो अंत में 2 एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको लेके आऊँगा कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य पढ़ाने के बाद उसको हम ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे एक वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हम 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य आप कैसे पहचानेंगे, कैसे आप उसको जज करेंगे कि यह सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। तो आई होप कि यह जो वीडियो है, इस वीडियो को अगर आपने पूर्णतः देखा होगा तो आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ हो तो आप अपनी प्रसन्नता को लाइक, शेयर और कमेंट्स के माध्यम से हमें ज्ञापित कर सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आपके प्रेम का आकांक्षी, आपके सहयोग का आकांक्षी, आपके कमेंट्स का आकांक्षी मैं रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा सहयोग करेंगे। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।